सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में 70% वाला जो है वो अल्पसंख्यक है और 30% वाला जो है वो बहुसंख्यक है। जब एक इंसान समूचे सिस्टम से टकरा जाए, जब एक इंसान अन्याय के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए, तब पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का वो विचार पुनर्जीवित हो उठता है कि जब हम अपने स्वयं के भय से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारी उपस्थिति खुद ही दूसरों को भी भय से मुक्त कर देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी और आज हमारे साथ जो महानुभाव है, उन्होंने नेल्सन मंडेला के इस विचार को जम्मू कश्मीर में पुनर्जीवित करने का काम किया। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी नेटवर्क के धमकी भरे पत्र मिले, लेकिन निडर होकर फिर भी जम्मू कश्मीर में लाखों हिंदुओं के स्वाभिमान और धर्म की लड़ाई लड़ते रहे। आपका नाम है एडवोकेट अंकुर शर्मा। हालांकि हम बता दें, अंकुर शर्मा जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश की विभिन्न अदालतों में इनका नाम ही काफ़ी है, क्योंकि आपने कश्मीर में ज़मीन जिहाद को एक्सपोज करने की लंबी लड़ाई लड़ी, कामयाब हुए। रोशनी एक्ट को खारिज करवाने व इसके तहत ज़मीन आवंटन की सीबीआई जांच करवाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट अंकुर शर्मा जी का रंग दे बसंती के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, सबसे पहले तो बिल्कुल सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को रोशनी एक्ट यानी लैंड जिहाद, जमीन जिहाद के बारे में बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, कश्मीर से तो हिंदुओं को भगा दिया गया 1990 में और कश्मीर को 100% इस्लामाइज कर दिया गया, उसका इस्लामीकरण कर दिया गया। लेकिन जम्मू तो हिंदू बहुल क्षेत्र था। जम्मू प्रोविंस में हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक समाज है, इसलिए तय ये किया गया कि यहाँ पे डेमोग्राफिक असॉल्ट करके, डेमोग्राफिक चेंज करके, यानी धर्म का अनुपात बदल के इस जगह पे कब्जा किया जाए और इसका इस्लामीकरण किया जाए। इसके पीछे जिहादी ताकतें थी, पाकिस्तान की आईएसआई थी और जियोपॉलिटिकल फोर्सेस थी। उसी पृष्ठभूमि में जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम जिहादी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो एनसी हो, चाहे पीडीपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने तय किया कि हम जम्मू कश्मीर में ऐसा कानून बनाएंगे जिस कानून के जरिए सरकारी जमीन हम मुसलमानों को दे सकें। तो एक कानून बना दिया गया 2001 में, जिसका नाम रखा गया J&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट, जिसको रोशनी एक्ट, निकनेम रोशनी एक्ट के नाम से जाना गया। तो इसमें किया यह गया कि जो लोग सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, उनके नाम पे उसके मालिकाना हक दे दिए जाएंगे। तो इसमें तरह तरह के लोग थे। जम्मू संभाग में लोकल्स, जो हिंदू समाज के लोग थे, वो भी थे, जिन्होंने सरकारी जमीन अपने कब्जे में रखी थी किसी न किसी कारण से। और मुख्यतः ऐसे लोग थे, एक धर्म विशेष के मुसलमान समुदाय के, जिन्हें एक सुनियोजित ढंग से एक साजिशन यहाँ पे लाके सरकारी जमीनों पे बसाया गया था, ताकि यहाँ का डेमोग्राफिक इक्वेशन को चेंज किया जा सके। तो इस कानून के तहत उन तमाम मुसलमानों को जम्मू संभाग में जमीन के मालिकाना हक दे दिए गए और जम्मू संभाग के मुख्य शहरों के अराउंड मुस्लिम कॉलोनीज डेवलप हो गई। सरकारी जमीन मुसलमानों को देने का काम यहाँ की सरकारों ने कानून बना के किया। इसकी बैकग्राउंड में अगर मैं ये जाऊं तो मैं ये समझाने की कोशिश आपके दर्शकों को करूंगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज का प्रोसेस है वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है, यानी सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रोसेस है। अब मैं क्यों कहता हूं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है? देखिए, जम्मू कश्मीर स्वयं में ही एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम स्टेट भारत की सेक्युलर धरती के अंदर थी 1947 के बाद से ही। 370 के माध्यम से 370 का प्रयोग करके यह सुनिश्चित कर दिया गया कि चूंकि एक मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए भारत का संविधान यहां पे लागू नहीं होगा। चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अपना अलग संविधान होगा। चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अपना झंडा होगा, यानी स्टेट विद इन स्टेट। और आधार बनाया किसे? मुस्लिम सब नेशनलिज्म को। आधार बनाया किसे? टू नेशन थ्योरी को। उसी सोच को, उसी विचारधारा को, जिसकी जननी पाकिस्तान का कारण बनी, जो सोच पाकिस्तान का आधार बनी, उसी सोच के आधार पे जम्मू कश्मीर का भी निर्माण किया गया, इसीलिए सेक्युलर स्टेट नहीं बनी। तो एजेंडा इस्लामिक था, मुस्लिम सब नेशनलिज्म, टू नेशन थ्योरी आधार पे थी। तो पूरा इस्लामीकरण करने का प्लान यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने ही बनाया, जो मुख्यतः कश्मीर सेंटर्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, आईएसआई की पेरोल पे थी और धर्म को, संप्रदाय को इस्तेमाल करके इस्लामिक एजेंडा को, इस्लामिक जिहाद के प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करती थी। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुस के, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल है,
किस तरीके से डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया जाए ताकि डेमोक्रेसी को ही ध्वस्त कर दिया जाए। ऐसा षड्यंत्र सबसे पहले दुनिया में जम्मू कश्मीर में चला। तो मैंने जैसे बताया कि 370 हमारे सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा बना दिया, जिसके जरिए एक कम्युनल एजेंडा को अचीव किया गया। कम्युनल एजेंडा क्या? कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहां भारत का संविधान लागू नहीं होगा। तो इसीलिए इसी पग पर चलते हुए, इसी डायरेक्शन में आगे चलते हुए पर ऐसे कानून भी बनना शुरू हो गए जो धर्म को आधार बना के बनते थे, जिसमें रोशनी एक्ट एक ऐसा कानून आपके सामने आ गया जो एक जीनोसाइडल एक्ट को अनलीश करने के लिए जम्मू के खिलाफ इजाद किया गया था, लेजिस्लेट किया गया था, बनाया गया था। आपने ऐसा कानून कहीं नहीं देखा होगा। देखिए, दुनिया में सरकारें कहती हैं कि सरकारी जमीन पे किसी ने गैर कानूनी कब्जा किया है तो आप उसे एनक्रोचर कह के, इलीगल ऑक्यूपेंट कह के बाहर निकालेंगे। यहां पे आपका कानून बना कि जिसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया उसको उसके मालिकाना हक दे देंगे, क्योंकि जम्मू संभाग में मुस्लिम समाज के लोगों को जमीन पे बैठाना था। और ये तो केवल एक ही कानून था, इसके अलावा और भी कई सारे प्रोसेसेस थे जिसके जरिए लैंड जिहाद को या डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी एरियाज जम्मू प्रोविंस खासकर उसको अंजाम देने की कोशिश की गई। रोशनी कानून के अलावा चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने 14 फरवरी 2018 का एक आदेश निकाला। यह 5 पन्नों का लिखित में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। इसमें यह कहा गया था कि जम्मू संभाग में अगर मुसलमान जमीनों पर कब्जा करता है तो कोई डीएम एसएसपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। जम्मू संभाग में मुसलमान ने अगर किसी जमीन पे कब्जा किया और मान लीजिए किसी कोर्ट ने उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया तो कोई डीएम एसएसपी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा ऐसी एविक्शंस करने के लिए। 5वें पन्ने पे ये लिखा गया था कि अगर जम्मू संभाग में मुसलमान गोहत्या या बोवाइन स्मगलिंग में पकड़ा जाता है तो उस पर सेक्शन 188 आरपीसी या फिर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी। यानी मुस्लिम समुदाय को लीगल इम्यूनिटी दी गई थी कि आप जाके जम्मू संभाग में जमीनें लूट सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा आरोप यह भी रहा कि ना केवल स्टेट लैंड और ना केवल जनरल प्राइवेट लैंड्स बल्कि फॉरेस्ट लैंड्स भी और रिवर बेड्स भी, इस पे भी मुसलमानों को जम्मू संभाग में हिंदू बहुल क्षेत्रों के इर्द गिर्द और चारों तरफ बसाया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में कोर्ट में अपनी रोशनी की लड़ाई तो हमने जीती, उस कानून को ध्वस्त करवाया। 2014 में रोशनी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी और अक्टूबर 2020 में कानून भी ध्वस्त करवा दिया और सरकार को आदेश दिलवा दिए कि जो 20 लाख कनाल से अधिक भूमि आवंटित की गई, जिसमें से 90% से अधिक बेनिफिशियरीज मुस्लिम समाज के लोग हैं, खासकर हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में, उन्हें बाहर निकाला जाए, ये भी करवा दिया। लेकिन बाकी प्रोसेसेस चलते रहे। तो हमने कोर्ट में इसी दौरान ये रिपोर्ट्स आई कि जम्मू संभाग के 90% फॉरेस्ट के लैंड्स पे एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा किया है और सरकारें इसमें सम्मिलित थी, शामिल थी कि इन्हें लीगल इम्यूनिटी दी जाए जमीनों पे कब्जा करने के लिए, जैसे 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर से हो गया। वैसे ही रिवर बेड्स को लेके कि भाई रिवर बेड्स, उसकी एम्बैंकमेंट्स, दरियाओं के, नदियों के आसपास की जो जमीन है सरकारी भूमि है, रिवर की भूमि है, तो उस पर भी कब्जा मुस्लिम समुदाय के लोगों का करवाया गया। तो हमने कोर्ट में रिपोर्ट मंगवाई, जो कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट कॉल की गई। तो ये कहा गया कि जम्मू सिटी में, जम्मू म्युनिसिपल लिमिट्स में जो रिवर तवी है, जिसे सूर्यपुत्री का नाम दिया जाता है हिंदू बहुल क्षेत्र में, बताइए उसकी छाती पे किस किसने कब्जा किया है, क्योंकि बहुत सारी इलीगल बिल्डिंग्स आ गई थी। 668 लोगों की सूची हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को सौंपी गई, जिसमें से 667 मुसलमान हैं। उन्होंने वहां घर भी बनाए हैं, उनके पास बिजली के कनेक्शंस भी हैं, सरकार उनको हर तरीके का आरक्षण, सुविधा, राशन कार्ड सब प्रदान करती है। और इस तरीके से हमने ये देखा कि डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू या लैंड जिहाद एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस बन गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड कैसे? क्योंकि कानून बना के मुसलमानों को बसाया गया, लिखित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, आदेश पारित करके मुसलमानों को बसाया गया। रोहिंग्यास को बांग्लादेश से लाके केवल जम्मू संभाग में बसाया गया, कश्मीर में नहीं ले गए, क्योंकि वो मुसलमान इलीगल इमिग्रेंट्स थे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को साइड करके उन्हें यहाँ के एरियाज में बसाया गया। तो कॉन्सिक्वेंशली ये हुआ कि जहां जम्मू का आम जनमानस भी ये विजिबली उसे लगने लगा कि हम तो चारों ओर से घिरे हुए हैं, हमारे चारों ओर तो ये नई नई कॉलोनीज आ गई हैं। फिर ऐसे इश्तिहार अखबारों में आना शुरू हो गए जहां ये कहा गया कि इस एरिया में एक कॉलोनी को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इसके प्लॉट्स केवल मुसलमानों को बेचे जाएंगे। मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में ये एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश होना शुरू हो गई
जिसको लेके फिर हमने लड़ाई प्रारंभ की। इसमें हमने रोशनी कानून को ध्वस्त करवा दिया, खत्म करवा दिया। सिंगल हैंडेडली जो 87 एमएलएज ने मिल के कानून बनाया था, सिंगल हैंडेडली उसको 6 वर्ष की कानूनी लड़ाई से ध्वस्त करवा दिया, लेजिस्लेटिव जिहाद को ध्वस्त करवा दिया। वैसे ही एग्जीक्यूटिव जिहाद जो 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर था, वो एक स्टेट सीक्रेट था, वो एक क्लैंडस्टिनली इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट था, जिसकी भनक बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी नहीं थी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के साथ उस समय सरकार में कोalition पार्टनर बीजेपी ही थी। तो स्वयं मैंने इस स्टेट सीक्रेट को अपने सोर्सेज के माध्यम से अरेंज करवा के एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से पब्लिक डोमेन में लाया। तो महबूबा मुफ्ती उस समय मुख्यमंत्री थी, इस तरीके का आदेश लाया और उसे हमने जिहादी चीफ मिनिस्टर की संज्ञा दी, जो यहाँ के मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स ने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया और बात सारी फैल गई और सब लोगों को फिर ये रिकॉग्नाइज ये करने लगे कि इस तरीके से डेमोग्राफिक इन्वेजन को या लैंड जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। तो बहुत कोशिश की महबूबा मुफ्ती ने कि मुझ पे एफआईआर लगवाए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, उसके बावजूद भी नहीं लगवा पाई। कोशिश की कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जाए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट वगैरह लगा के, नहीं कर पाई। तो हमारी ये लड़ाई तभी से बहुत तीव्र गति से चलती रही, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का समर्थन मिलता रहा और फिर अंतोगत्वा नेशनल लेवल पे भी नेशनल मीडिया ने भी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी डॉक्यूमेंट्रीज बना के इन तथ्यों के आधार पे, रिपोर्ट्स को सामने रख के, कानून की इम्प्लीमेंटेशन को सामने रख के लोगों के सामने ये बताया कि देखिए किस तरीके से जम्मू में स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन चल रहा है। हमारी समस्या, अंत में मैं ये अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, समस्या हमारी यही है कि दिल्ली का हमेशा कश्मीर सेंटर्ड पॉलिटिकल इस्लामिस्ट रजीम्स को हमेशा समर्थन रहा। जम्मू कश्मीर में नेशनलिज्म पे कॉस्ट्स हैं और सेपरेटिज्म पे इंसेंटिव है, ये समझने की हमें आवश्यकता है। उसके क्या कारण है वो हम दूसरे चरण में या फिर किसी डिबेट में उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने रोशनी कानून का मुझसे सवाल पूछा, तो रोशनी को बयां करते करते अगर डेमोग्राफिक इन्वेजन की हम बात ना करें तो रोशनी के टॉपिक के साथ भी न्याय नहीं हो सकता था। और जो दूसरी आर्म्स थी इस डेमोग्राफिक असॉल्ट की, डेमोग्राफिक इन्वेजन की, लैंड जिहाद की, वो भी अगर मैं डिस्कस नहीं करता तो मुझे लगता है कि फिर रोशनी के कॉन्सेप्ट के साथ न्याय नहीं हो सकता था। रोशनी केवल एक तरीका था जिसके जरिए हिंदू बहुल क्षेत्रों को हिंदू माइनॉरिटी क्षेत्र में कन्वर्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। मसलन आसान भाषा में कहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरह घाटी क्षेत्र मुस्लिम बाहुल है, उसी तरह जम्मू को मुस्लिम बाहुल किया जाए, ताकि अगर कभी किसी रेफरेंडम की बात आए तो हिंदू यहाँ से गायब मिले और टोटल वोट मुस्लिम कम्युनिटी के हो जाए। बिल्कुल, उसका कारण यही था कि गजवाए हिंद की जो सोच है, चाहे वो पाकिस्तान मिलिट्री की हो, अगर हम हदीस या कुरान पे ना भी जाएं या उस पर चले भी जाएं तो उसमें भी गजवाए हिंद का जिक्र है, रेड ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पे कब्जा। तो पाकिस्तान ये समझता है कि गजवाए हिंद करने की जिम्मेवारी पाकिस्तान पे है, तो इसीलिए वहां के जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने बाकायदा किताबें लिखी हैं कि गजवाए हिंद को कैसे अंजाम दिया जाएगा। तो उसी किताब में पाकिस्तान के एक बहुत सेलिब्रेटेड मिलिट्री जनरल ने लिखा है कि फॉर गजवाए हिंद टू हैपन, अगर गजवाए हिंद को करना है, हिंदुस्तान पे फिर इस्लाम का झंडा अगर फहराना है, तो उसमें नॉर्दर्न इंडिया का फॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और विद इन नॉर्दर्न इंडिया जम्मूज फॉल इज वेरी क्रिटिकल। तो जब तक जम्मू का इस्लामीकरण नहीं होता, गजवाए हिंद की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू को स्प्रिंग बोर्ड की तरह, एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने में। तो इसीलिए जम्मू उस कारण से भी टारगेट पे है। अंकुर जी, जब रोशनी एक्ट ध्वस्त हुआ तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके लिए माननीय गवर्नर साहब को धन्यवाद किया, लेकिन इसके बाद पिछले साल दिसंबर में आपका एक स्टेटमेंट भी आया था कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा रखने वाले जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को रोशनी एक्ट की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो पहले से ही एग्रियन एक्ट के तहत संरक्षित है। सरकार ने केवल पूर्व मंत्रियों, विधायकों, नेताओं व नौकरशाहों को बचाने के लिए याचिका दायर की है, जिन्होंने सैकड़ों कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। सर, ये सब क्या था? देखिए, रोशनी कानून जब ध्वस्त हमने करवाया, इसे डिक्लेयर करवाया अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड एब इनिशियो, इसे डिक्लेयर करवाया और सभी लोगों से जमीन वापस लेने के लिए आदेश दिलवाए, तो अधिकारियों को लेके भी बहुत तीखी बातें कोर्ट ने इसमें लिखी थी। अधिकारियों का जो कंडक्ट था, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड था तो उनकी कन्नाइवेंस थी। तो कुछ समय के बाद एलजी मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आदेश निकाला कि रोशनी की जजमेंट को 6 महीने के भीतर भीतर इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जब उन्होंने यह आदेश निकाला तो हमारी जिम्मेवारी थी कि हम सरकार का धन्यवाद दें,
कि ठीक है 6 साल आपने हमसे जंग लड़ी, आपने हमारा कोर्ट में विरोध किया, आप रोशनी एक्ट के समर्थन में थे, लेकिन जब जजमेंट आ गई तो आपने उसे इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति बताई, तो हमने उनका धन्यवाद किया। लेकिन उसके बाद ही कुछ जिहादी तत्वों ने जो हमारे स्टेट अपरेटस के अंदर घुसे हैं और जिन्हें दिल्ली का भी संरक्षण हासिल है, सोच के लेवल पे, फॉर्मुलेशंस के लेवल पे, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को चलाना है उसमें समानता है, मुस्लिम अपीजमेंट को लेके वो आज बहुत हो रही है। तो उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, यानी एक पुनर्विचार याचिका कि आप रोशनी जजमेंट की जो जजमेंट है उस पर पुनर्विचार करिए। और सरकार ने ये याचिका दायर की, सबसे जो हैरान करने वाली बात थी, और उसमें यह कहा कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम स्कीम लेके आना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो रोशनी एक्ट में बेनिफिशरीज हैं, यहाँ की जमीन के मालिकाना हक जो लोग लेके बैठे हैं, जो अब आपने रद्द कर दिए, हम उन्हें ये जमीन वापस देना चाहते हैं। तो ये रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी, हम स्कीम लाना चाहते हैं। तो उसमें मैंने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करके बताया था ये कि जो जम्मू के मुख्यतः हिंदू समाज के लोग हैं, या जम्मू के कुछ ऐसे मुसलमान भी जो 1947 से पहले से ही जम्मू में रह रहे हैं, बाहर से आके षड्यंत्र के तौर पे डेमोग्राफी चेंज नहीं कर रहे हैं, जिनका 1947 से सरकारी जमीनों पे कब्जा है, उनको एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत आप मालिकाना हक दे सकते हैं। आर्ग्यूमेंट स्टेट का ये था कि गरीब लोग हैं, एक एक घर बनाया है, 10-10 मरले की जमीन पे बैठे हैं, अब इनसे वापस लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो 90% वो लोग थे जिन्हें एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत मालिकाना हक दिए जा सकते थे, क्योंकि वो एनक्रोचर्स नहीं थे। और 90s के बाद, खासकर जब कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया, उनका नरसंहार किया गया, उसके बाद से जम्मू के इस्लामीकरण का प्रोसेस बहुत तेज बढ़ा था। तो जो 90 के बाद मुसलमान बसाए गए थे, उन्हें एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में मालिकाना हक नहीं मिल सकते थे, क्योंकि वो तो एनक्रोचर्स थे, 90 के बाद आए थे। और जिन लोगों की, जो यहाँ के रहने वाले असली लोग थे, वो तो 1950s में 60s में उन जमीनों पर बैठे थे, और वो एग्रीकल्चरल जमीनें थी, वो कोई कमर्शियल जमीनें तो थी नहीं। और कानून की दृष्टि में वो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स थे। देखिए वो सरकारी जमीन जिसपे हिंदू बैठे हैं जम्मू में, वो आम जमीनें नहीं है, ये वो जमीनें हैं जब एग्रेरियन रिफॉर्म्स आया, यानी जमींदार से छीन के उसके टिलर को जो जमीन देने का जो कानून बना, पूरे देश में बना, अलग अलग स्टेट, हर एक स्टेट ने बनाया। अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम लाया, किसानों से जमीन लेके जमींदार को दे दी। जब आजादी हुई तो लैंड रिफॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, जमींदारों से एक्सेस लैंड लेके लोगों में बांट दिया गया। ये उस तरीके की जमीन थी कि जिस जमींदार के पास 182 कनाल 182 कनाल से अधिक जमीन है, तो उससे वो जमीन सरकार वापस ले लेगी, ताकि उसके काश्तकार को, जो वहां पे टिलर है, गरीब किसान है, उसे उसके मालिकाना हक दे दिए जाए। जम्मू कश्मीर में एक पेक्यूलियर चीज हुई, ये एक्सेस लैंड जमींदार से सरकार ने वापस तो ले ली, एस्चीट उसे कहते हैं लीगल भाषा में, एस्चीट तो कर ली, लेकिन वहां पे जो बुआई करता था, टिलिंग करता था, उसके नाम पे उसके मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं किए, जो कानून कहता था कि आपको करने हैं। इस बैकग्राउंड में ये लोग सरकारी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, ऐसे दिखाए गए, लेकिन कानून में ये लिखा है कि ये लोग ओनर्स हैं। बेशक अभी सरकार के नाम पे जमीन है, लेकिन सरकार को इन्हें देनी है। तो उनसे मैंने डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हुए कहा कि जो मुसलमानों को यहां पे बसाया गया एक साजिश के तहत, वो डिफरेंट है, और जो बोनाफाइडी लोग बैठे हैं, जिनके नाम पे आपने ये पुनर्विचार याचिका दायर की है कि बहुत सारे ठीक लोग भी हैं जिनको जमीन देने की आवश्यकता है, वो ये लोग हैं, उन्हें आप एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत जमीन दे सकते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन मैंने क्रिएट की थी, और इसीलिए रोशनी में पुनर्विचार याचिका दायर करके सरकारी जमीन के मालिकाना हक देने की आवश्यकता आपको नहीं है। वो दूसरे प्रावधानों के तहत बोनाफाइडी लोगों को जो न्याय संगत बात है उसके तरीके से दी जा सकती है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ये मुस्लिम समुदाय के लोग जो खासकर एनक्रोचमेंट की दृष्टिकोण से 1990s के बाद सेटल करवाए गए, वो कवर नहीं होते थे। तो मैंने यही कहा कि सरकार ने पुनर्विचार याचिका ब्यूरोक्रेट्स या नेताओं को बचाने के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिम सेटलमेंट्स, जो इलीगल इस्लामिक सेटलमेंट्स हैं, जिहादी सेटलमेंट्स हैं, उन्हें रेगुलराइज करने के लिए फाइल की। इसीलिए सरकार पे हमने हमला बोला। अंकुर जी, नवंबर 2020 में आपने हिंदू एकता मंच से कहा था कि रोशनी एक्ट घोटाले में फंसने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है और बहुत जल्द इन सब के नाम सामने आ जाएंगे जो भी इसमें शामिल होंगे। सर, क्या सबके नाम आ गए या कुछ बड़ी मछलियां अभी भी गहरा गोता लगाए बैठी है? नहीं, सबके नाम आ गए। इनफैक्ट जब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस कानून को ध्वस्त किया, खत्म किया, तो जजमेंट में यह भी लिखा कि इतने समय के भीतर जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, उन सभी के नाम आपको अखबारों में छापने हैं।
और इतना प्रेशर था सरकार में कि बड़े बड़े नेताओं के, मंत्रियों के, संतरियों के, एमएलए के, ब्यूरोक्रेट्स के, लोगों के, सबके नाम अखबारों में छपे, इनकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हुए। और आपने देखा जो फारूक अब्दुल्ला और इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो इसी पृष्ठभूमि में भी हुई। तो कोई नहीं बचा, सबके नाम सामने हैं और सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सीबीआई इस समय जांच कर रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके का ढीला ढाला रवैया भी सरकार का है, इसे कोर्ट में थोड़ा सा आयरन आउट करके, कोविड के कारण वो थोड़ा पोस्टपोन होता रहा, आप देखेंगे कि ये जेल जाने का मार्ग भी इन लोगों के लिए प्रशस्त होगा जिन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र देश के खिलाफ, जम्मू के खिलाफ रचा था और उसे एग्जीक्यूट किया था। सबके नाम सामने आ गए हैं, पूरी डिटेल्स मेरे पास है, हर एक जिले की, हर एक तहसील की लिस्ट बहुत एकदम बोरी भर के रिकॉर्ड हमारे पास है, जो अखबारों में भी छपा। लेकिन सर, इसके लिए तो आपको आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने भी धमकी दी थी, उसका कैसे स्वागत किया था आपने? देखिए वो देखिए जिहाद को लेके हमारी लड़ाई केवल रोशनी एक्ट के खिलाफ ही नहीं थी, एक व्यापक तौर पे भी हम जिहाद को लेके, इस्लामिक इंट्रूजन को लेके, जम्मू कश्मीर एक सेक्युलर स्टेट बने, इस मुस्लिम स्टेट को ध्वस्त किया जाए, उसको लेके चल रहा था। तो जैसे आपने सुना होगा बहुचर्चित रसाना कठुआ मामला, जिसमें गलत केस बना के टारगेट महबूबा मुफ्ती ने किया हिंदू टेम्पल्स को, ऐसी खबरें छपवा के, जिससे साबित हो जाता था कि महबूबा मुफ्ती एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन इस केस में ले रही हैं। टेम्पल रेप एंड रिचुअल्स, यानी एक ग्लोबल हिंदू डेफेमेशन कैंपेन चलाया, उसको लेके भी हम खड़े रहे और उसको आइडियोलॉजिकली हमने डिफीट किया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक वहां पे गया सीबीआई की जांच मांगने, लेकिन केंद्र सरकार, मैंने आपको बताया, हमेशा कश्मीर के साथ ही है, सेपरेटिज्म पे इंसेंटिव है, उन्हीं के साथ खड़ी रहती है। पिछले 70 साल का केंद्र सरकारों का यही इतिहास रहा है। तो हमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं मिली, तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ी रही। 14 फरवरी 2018 का मैंने ऑर्डर बताया, पहली बार एकजुट जम्मू या हमारा जो संगठन है, हमने पहली बार जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम को उसके असली नाम से पुकारा। हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में समस्या जिहाद है, और जिहाद जो सरल भाषा में हम समझते हैं वो नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जिहाद है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल डिप्लॉय किया गया है जम्मू कश्मीर में। और मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल क्या है कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज को आप ध्वस्त करेंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के वहां के जो संविधान आपको फ्रीडम्स देते हैं, चाहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या आजादी और तरीके की हो, उनका अब्यूज करके आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुस के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करके डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, आजादी को इस्तेमाल करके लोगों की आजादी को खत्म करने का काम करेंगे। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को व्हीकल बना के इन्होंने जो जिहाद का एजेंडा जम्मू कश्मीर में चलाया था बहुत तीव्र गति से, उसे ध्वस्त करने के कारण, उसे रुकवाने के कारण, जैसे बनाए हुए कानून हमने खत्म करवा दिए, निकाले हुए आदेश हमने निष्क्रिय करवा दिए, इनके प्रोसेसेस को हमने आर्टिकुलेट करके, एक्सप्लेन करके लोगों के बीच में जाके एक मूवमेंट खड़ी कर दी। उससे दिक्कत हुई और इसीलिए हिजबुल मुजाहिदीन ने हिट लिस्ट जो जारी की उसमें हमारा नाम दिया। लेकिन हमने तब भी कहा कि निरंतर हमारे प्रयास चलते रहेंगे, और उसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आने वाली स्कीम्स का फायदा गलत तरीके से बहुसंख्यक समाज उठा रहा था। उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2016 में मैंने केस फाइल किया, स्वयं वो केस लड़ा, सरकारों पे जुर्माने तक उसमें हुए, 30,000 का जुर्माना केंद्र सरकार पे भी हुआ, और 2018 में उसमें भी जीत हासिल की। तो जितने भी सबवर्जन के प्रोसेसेस थे उनको आइडेंटिफाई करके, उनको पब्लिकली कह के हमने इन्हें ध्वस्त किया, हमने इन्हें हर लेवल पे हराया, और लड़ाई अभी भी चल रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। तो इसीलिए फिर आतंकवादी संगठन, जब ये महबूबा मुफ्ती और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हमें चुप नहीं करवा सकी, हमें रोक नहीं सकी, हमारे जो विक्ट्री का जो प्रोसेस था उस पर अंकुश नहीं लगा सकी, तो हिंसा को इस्तेमाल करना। और ये मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन, कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब जिहादी एक्टर्स हैं, अलग अलग रोल निभाते हैं। एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के डेमोक्रेसी को सबवर्ट करता है, वैसे जिहाद करता है एनसीपीडीपी, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की। एक अलगाववाद के जरिए जिहाद करता है, एक बंदूक उठा के जिहाद करता है। टारगेट सबका एक है, इकोसिस्टम जो उन्होंने बनाया था वो सेम एक ही था कि जम्मू कश्मीर शुड बी नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट विद इन द सेक्युलर टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो उसे हमने ध्वस्त किया है। 370 और 35A के खिलाफ भी एकजुट जम्मू ने ही जम्मू कश्मीर में जंग लड़ी, और इनका जो सबसे बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी का एक टूल था, उसे ध्वस्त करवाने में भी हमारी बहुत अहम भूमिका रही। इनफैक्ट 35A के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में हम भी याचिका करते थे, हम भी केस लड़ते थे सुप्रीम कोर्ट में, और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े बड़े सम्मेलन करवा के, मीटिंग्स करवा के 370
को एक्सप्लेन करके कि क्यों ये ध्वस्त होना चाहिए, मूवमेंट चलाने का हमने काम किया था। तो इन सभी एक्टिविटीज से परेशान होकर इन्होंने ये रास्ता अपनाया, लेकिन हमारा प्रयास निरंतर चल रहा है और इन धमकियों से डरने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ हम शुरू से लड़ रहे थे और इन्हें हरा रहे थे। अंकुर जी, जैसा आपने बताया कि कश्मीर में सब मिले हुए हैं, चाहे इसमें अलगाववादी संगठन हो, कथित राजनीतिक दल हो, जिनमें चाहे महबूबा हो या अब्दुल्ला सब्दुल्ला हो, आतंकी संगठन हो, और भी जो लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिहाद के इस नाट्य मंच पर पर्दे के पीछे सब एक है और पर्दे के आगे एक दूसरे के खिलाफ होने का ढोंग करते हैं? ये केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। देखिए, असली जो एजेंडा है, मैंने आपको ये बताया कि मुस्लिम ब्रदरहुड का ही एजेंडा है। जिहाद को थ्रू अ मॉडल ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड यहाँ पे अनलीश किया जाए। सबका एजेंडा था कि जम्मू का इस्लामीकरण किया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने 2001 में कानून बनाया, महबूबा मुफ्ती ने उसे आगे लेके गई और दूसरे तरीकों से भी उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अलगाववादी संगठन भी यही चाहते हैं कि इस्लाम का वर्चस्व बना रहे, आतंकवादी संगठन भी यही चाहते हैं। ये दे आर वर्किंग इन टेंडम। ये पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, केवल काम करने का तरीका अलग है। और आप समाज के लेवल पे भी अगर आ जाएंगे तो देखिए, समाज का भी अपना एक रोल है, कश्मीरी समाज का। कश्मीरी समाज भी इस जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अहम हिस्सा है। अल्टीमेटली जितने भी आतंकवादी हैं, सेपरेटिस्ट हैं, इस समाज के बीच में रहते हैं, फलते फूलते हैं और प्रोटेक्शन हासिल करते हैं। तो आप मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि जो कश्मीरी सोसाइटी है, जिसके साथ मिलकर आतंकवादियों ने वहां से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया, उन्हें वहां से बाहर भगाया, कश्मीरी सोसाइटी तो एक बंकर है और इस बंकर में ये आतंकवादी हैं, ये जिहादी हैं, ये सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जो जिहाद को आगे लेके चल रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम को आप एक मोनोलिथ समझिए, पूरे कश्मीरी समाज को एक बंकर समझिए, और फिर इनसे लड़ने के लिए फिर आप समझते ही हैं कि तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत एक सोफिस्टिकेटेड, एक मायावी युद्ध है। इस मायावी युद्ध में जब तक हम पर्दे डालते रहेंगे, जब तक हम समस्या को दूसरे नाम से पुकारेंगे, हम सोल्यूशन हासिल नहीं कर सकते। हमने समस्या को उसके असली नाम से पुकारा, हमने बनाए हुए कानून ध्वस्त करवा दिए। समस्या को असली नाम से पुकारा, पूरे देश में लैंड जिहाद के बारे में जागरूकता फैला दी, उस प्रोसेस को रुकवा दिया। लेकिन भारत सरकार ये कहती है कि नहीं नहीं, ये जिहाद नहीं है, ये कुछ मिसगाइडेड यूथ हैं जो कुछ कर रहे हैं, ये सेपरेटिज्म की लड़ाई है। तो देखिए, मैं यही कहता हूं कि until and unless you call the problem by its real name, आप डायग्नोज ही नहीं करेंगे, अगर कैंसर को कैंसर नहीं कहेंगे, तो फिर उसका सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि भारत की राजसत्ता हैज बीन प्रोबेबली टेकन ओवर बाय दीज एलिमेंट्स, जो नैरेटिव के लेवल पे ऐसे नैरेटिव्स बिल्ड करके, या स्टेट एपरेटस में ऐसे इंडिविजुअल्स को प्लांट करके, ऐसी पॉलिसीज को प्लांट करके, ऐसी फॉर्मुलेशंस को प्लांट करके स्टेट का टेक ओवर कर देते हैं, अंदर से कब्जा कर लेते हैं। और यही कारण है कि भारत की स्टेट, इंडियन स्टेट, इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। भारत की राजसत्ता, जो राष्ट्र है, जिसका सनातन मूल है, उससे विमुख हो गई है। जैसे देख लीजिए कि गौहत्या के लिए कोई कानून नहीं बनता, कौन नहीं बनने देता? कभी हमने सोचा? क्या 80% के पास बहुमत नहीं है? राम मंदिर बनने में कितना समय लगा? या जैसे मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म पे इंसेंटिव है और नेशनलिज्म पे कॉस्ट्स हैं। अगर आप राष्ट्रवाद की बात करोगे तो सरकारें आपके पीछे पड़ जाएंगी। अगर आप अलगाववाद की बात करोगे तो आपसे बातचीत करने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपको सब सुख सुविधाएं देने के लिए, सत्ता आपके हाथ में सौंपने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। So that is how Indian state is working against the Indian nation. हमें वो करेक्शन करवाने के लिए कार्य करना है। अंकुर जी, यहाँ एक छोटा सा सवाल और भी है कि इस रोशनी एक्ट के नाम पर इस लैंड जिहाद में अब्दुल्ला परिवार का भी नाम सामने आया था। अब अगर इसमें सजा होती है तो बड़ा अब्दुल्ला जेल जाएगा या छोटा अब्दुल्ला? ये सब जेल में जाएंगे, क्योंकि सभी बेनिफिशियरीज हैं। और ये अब्दुल्ला हो या मुफ्ती हो या कश्मीर के जितने भी हो, ये फारूक अब्दुल्ला और आजाद भी, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू के आसपास के जंगलों पे सबसे पहले आके अपने घर बनाए और फिर मुसलमानों को संदेश दिया कि देखिए, हमने घर बनाया, तुम भी आके जंगलों पे कब्जा करके यहाँ पे जंगल पे घर बनाओ। और जम्मू में एरियाज हैं, बठिंडी, नरवाल, ये एरियाज हैं जो जम्मू के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं। अभी भी सेल परचेज नहीं हो सकती जमीन की, उसके बावजूद भी 25 से 30 हजार घर कंक्रीट के बड़े बड़े 2 मंजिला 3 मंजिला करोड़ों के, और मस्जिदें और मदरसे केवल मुस्लिम समुदाय के वहां पे। तो एक मॉडल है जहां के जम्मू, जहां हिंदू बहुल क्षेत्र के पास का जंगल, फॉरेस्ट लैंड कन्वर्ट कर दी जाती है 15-20 साल के टाइम स्पैन में
एक्सक्लूसिवली मुस्लिम सेटलमेंट एक एजेंडा के तहत। तो ये मॉडल है, ये मॉडल रेप्लिकेट होता है। अंकुर जी, आपने इस मामले में कई बार पाकिस्तान का नाम लिया। आखिर पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर को लेकर बेसिक एजेंडा क्या है? इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हिमालय के पहाड़ों को लेकर इतनी रुचि क्यों है, जबकि इस्लाम नाम का ये जिन तो अरब के रेत के रेगिस्तान से निकला है। देखिए, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का मुख्य एजेंडा है जम्मू कश्मीर का पूर्णतः इस्लामीकरण करना, और उससे भी इंपॉर्टेंट एजेंडा है हिमालयाज का इस्लामीकरण करना। क्योंकि गजवाए हिंद की लड़ाई में ये तो सनातन इंडिक सिविलाइजेशन है जो पाकिस्तान के टारगेट पे है, और अगर हिमालयाज का इस्लामीकरण कर दिया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि सनातन पे सबसे बड़ा प्रहार हो गया। सनातन का जो पालना है, सनातन का जो क्रेडल है, सनातन सभ्यता जहां से पली है, बढ़ी है, या जहां पे जो उसके मुख्य स्तंभ हैं, वो तो सब हिमालयाज में स्थित हैं। तो हिमालयाज का इस्लामीकरण करना पाकिस्तान का मुख्य एजेंडा है, मुख्य तरीका है, और उसमें कश्मीर का इस्लामीकरण वो अचीव कर चुके हैं। जम्मू का इस्लामीकरण डेमोग्राफिक इन्वेजन के जरिए कर रहे हैं, और जम्मू का इस्लामीकरण होने का मतलब कि हिमालयाज का भी इस्लामीकरण होना, और उसके बाद इस एरिया को वो स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे पूरे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने के लिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया जाए, कश्मीर को तोड़ा जाए, और कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक यूनियन टेरिटरी कार्व आउट की जाए, जिसे कश्मीरी संगठन पनुन कश्मीर का भी नाम देते हैं। जिस एरिया को वो डिस्क्राइब करते हैं जहां पे ये कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक यूनियन टेरिटरी विद इन कश्मीर के 2 फाड़ करके क्रिएट की जाए, वो एरिया है जो जम्मू को लद्दाख से भी जोड़ता है। तो एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड अगर आप कश्मीर में क्रिएट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के हिमालय के इस्लामीकरण का, यानी पाकिस्तान के सनातन पे सबसे क्रिटिकल और सीरियस अटैक का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा और आप उसे नहीं रोकेंगे। भारत सरकार और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स अभी तक इस रियलिटी को समझ नहीं पाई है, और यही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो 90s में हुआ, या जम्मू के हिंदुओं के साथ जो टोडा किश्तवाड़, जहां जम्मू संभाग में भी हिंदू माइनॉरिटीज में है कुछ जिलों में, वहां जो हुआ उसे केंद्र सरकार डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट्स एंड डिमांड नरसंहार घोषित नहीं करती। आप कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो नरसंहार था, उसे घोषित करने में समस्या क्या है? समस्या केवल एक है कि अगर नरसंहार घोषित करेंगे हिंदुओं का तो उससे मुसलमान नाराज हो जाएगा, क्योंकि कार्रवाई आपको मुसलमान के खिलाफ करनी है। तो मुसलमान को नाराज कर नहीं सकते, क्योंकि इनका मानना है कि 20 करोड़ हैं, इनके बिना तो सरकार नहीं बनेगी हमारी, और अपीजमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं, जिससे हिंदू जेनोसाइड जैसी चीजें अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी। तो अगर आप हिंदू जीनोसाइड डिक्लेयर कर दें तो बहुत आपके लिए सरल होगा कि उस जीनोसाइड को रिवर्स करने के लिए आप वहां पे एक टेरिटरी कार्व आउट करें कि भाई जो लोग एथनिक क्लिंजिंग का विक्टिम रहे उनको पुनर्स्थापना करने के लिए जमीन तो चाहिए, और जिस समाज ने और जिन लोगों ने किया उनके फिर कैसे उनको सौंप दें, तो एक स्पेशल डोमेन क्रिएट करें। आप पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफीट कर सकते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, गवर्नमेंट जिसका हिस्सा होती है, इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। तो नेशन के इंटरेस्ट को वो दिमाग में नहीं रखती, और इसीलिए जेनोसाइड इसे डिक्लेयर नहीं करती, और इसीलिए वहां पे एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड नहीं क्रिएट करती है इंडियन स्टेट, जिससे सनातन बच सके। ये सभ्यता के भी खिलाफ है। राष्ट्र के खिलाफ होना मतलब आपकी सभ्यता के भी खिलाफ होना। अब मुझे बताइए क्या समझने की आवश्यकता है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को? इतनी सरल भाषा में मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या इतनी सरल भाषा में ये चीजें पब्लिक डोमेन में है, क्या दिक्कत है? जब आप जानते हैं कि टारगेट इस्लामीकरण है तो आप हिंदू पॉलिटिकल एक जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड क्यों नहीं बनाते? और आपके पास आर्ग्यूमेंट, ये कोई कम्युनल आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। हिंदुओं ने वहां पे नरसंहार अगर फेस किया तो क्या हिंदुओं के साथ न्याय नहीं करेंगे? हिंदुओं को वहां पे पुनर्स्थापित नहीं करेंगे? लेकिन ये किसी दृष्टिकोण से समझने की कोशिश ही नहीं करते, और यही दिक्कत हम माइनॉरिटी राइट्स को लेकर भी फेस कर रहे हैं कि डिस्पाइट 12 मार्च 2018 की जो जजमेंट मैंने करवाई सुप्रीम कोर्ट से 2 साल केस लड़के, उसे भी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। नॉन मुस्लिम्स के लिए आने वाली सब स्कीम्स यहाँ के बहुसंख्यक मुस्लिम समाज को दे रहे हैं, वो ऐसे भी स्टेट के रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठे हैं, और जो माइनॉरिटी के लिए आना चाहिए वो भी भारत सरकार उन्हीं को दे रही है, डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड चेंज ऑफ लॉ इन दिस रिगार्ड। और इसी माइनॉरिटी स्टेटस को कश्मीरी मुसलमान इसी माइनॉरिटी स्टेटस को देश के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस चार्टर के हिसाब से ह्यूमन राइट्स केवल और केवल अल्पसंख्यक समाज माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगेंस्ट द स्टेट हासिल होते हैं, यानी हिंदू की ह्यूमन राइट्स नहीं है।
क्यों? क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी नहीं है। और ह्यूमन राइट्स आपको अगेंस्ट द स्टेट ही मिलते हैं, अगेंस्ट आर्मी, अगेंस्ट पुलिस, स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज उनके खिलाफ ही मिलते हैं। तो देखिए, अलगाववाद की जो इंटरनेशनल सपोर्ट है, कश्मीरी सेपरेटिज्म को जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है, वो केवल इसी आधार पर मिलती है कि कश्मीरी मुसलमान के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। तो वो अखबारों में झूठी खबरें छपवा के यूनाइटेड नेशंस और यूएन एफिलिएट एजेंसीज को और अन्य देशों को, यूएस कांग्रेस को ये बताते हैं कि देखिए आर्मी हम पे, इंडियन आर्मी हम पे किस तरीके से अत्याचार कर रही है। उन्हें ये झूठी खबरें माननी पड़ती हैं, या क्योंकि उसका रिबटल नहीं होता, या मतलब अखबार में छपा तो उनकी बात सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटीज हैं। अब मान लीजिए आप माइनॉरिटी स्टेटस छीन लेते हैं इनसे, जो इनसे छीनना भी चाहिए, तो फिर ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को लेके इंटरनेशनल एजेंसीज के पास तो नहीं जा सकते कि भारत हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है। और चूंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो झूठ है, तो इंडिया सिग्नेटरी भी है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर ह्यूमन राइट्स के। तो इसीलिए बाहर की एजेंसीज, बाहर की ताकतें इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करती हैं और इन अलगाववादियों के साथ में खड़ी हो जाती हैं। रिजल्ट क्या रहता है कि सेपरेटिज्म को, कश्मीरी अलगाववाद को, जिहाद को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलती है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान दिलवा रहा है इन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट? क्या अमेरिका दिलवा रहा है? ये तो भारत की राजसत्ता ही है ना कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होने के बावजूद भी इनसे माइनॉरिटी स्टेटस वापस नहीं ले रही है और सब कुछ इन्हें सौंप रही है, जिसे ये बाहर लेके इस तरीके से अब्यूज करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं, झूठी खबरें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। और तभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार बहुत चिल्लाती है उस समय, जिस समय ये रिपोर्ट्स आती है कि नहीं नहीं, हिंदू भारत तो माइनॉरिटीज को बहुत प्रॉपरली ट्रीट करता है। लेकिन जिन लोगों को माइनॉरिटी का गलत स्टेटस आपने दिया है, वो झूठी खबरों के आधार पे, झूठी स्टोरीज के आधार पे, प्रोसेसेस को अब्यूज करके इंटरनेशनल सपोर्ट अपनी सेपरेटिज्म के फेवर में लाते हैं और आपको बदनाम करते हैं। अंकुर जी, एक मिनट, एक सवाल और भी खड़ा हो गया। अगर भारत को भारत सरकार के नज़रिए से देखे तो यहाँ 20 से 25% मुस्लिम अल्पसंख्यक बने बैठे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कौन अल्पसंख्यक है, हिंदू या मुस्लिम? हिंदू अल्पसंख्यक है, मुसलमान तो यहाँ पे 67। नहीं सर, सरकारी आंकड़ों के अनुसार। सरकारी बस्ते में मुसलमान अल्पसंख्यक। सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में 70% वाला जो है वो अल्पसंख्यक है और 30% वाला जो है वो बहुसंख्यक है। सरकार का अभी तक यही मानना है, जबकि हमने सुप्रीम कोर्ट से इसकी जजमेंट भी करवा दी और प्रधानमंत्री कार्यालय से 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो माइनॉरिटीज के लिए चलता है, 15 अलग अलग स्कीम्स, उसकी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस की क्लॉज 7B में यह भी लिखवा दिया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को इन माइनॉरिटी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस इंप्लीमेंटेशन को, गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं उन 15 की 15 स्कीम्स का फायदा भी जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को दे रहा है, अपनी ही इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए। यह भी एक एग्जाम्पल है जो स्थापित करती है कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। तो जम्मू कश्मीर में स्थापित करती है कि जम्मू कश्मीर एक सेक्युलर स्टेट नहीं है, जम्मू कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट है, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है, ये एक थियोक्रेसी है, ये एक थियोक्रेटिक स्टेट है जो भारत के सेक्युलर पॉलिटी के अंदर पनप रही है, गेटिंग मतलब थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और दिल्ली के आशीर्वाद से। इसीलिए हिंदुओं को सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट मिलना है, मिल रहा है। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी उनके हक बहुसंख्यक समाज को दिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, हो रहा है। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जम्मू कश्मीर में जो सेक्युलर स्टेट का कंपोनेंट है? सभी कंपोनेंट्स एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट के, कि जहां पे वो माइनॉरिटी का हक भी खा जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो सर, इसका हल क्या है अगर हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो? जम्मू कश्मीर का हल ये है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाए, कश्मीर से उसे अलग किया जाए। कश्मीर में जिहाद की समस्या है, जिहाद की समस्या से लड़ने के लिए आप जिहादियों को अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में घुसा के एम्पावर नहीं करेंगे, उन्हें डिसएम्पावर करेंगे। तो कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाए, कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ा जाए। एक कश्मीर उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने जेनोसाइड फेस किया, नरसंहार फेस किया, क्योंकि उनके साथ न्याय आपको करना है। वो वहां पे 5000 साल पहले से एबोरिजिन्स, जिन्हें कहते हैं एबोरिजिनल्स, वो समाज है, वो समाज है उनके लिए। तो कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ें, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाएं, कोई विधानसभा ना हो, केवल लोकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती और म्युनिसिपलिटी वाले जो हैं वो बनाएं।
और केंद्र डायरेक्ट कंट्रोल रखे कश्मीर पे अपना, और जम्मू जो राष्ट्रवादी है, जम्मू जो हमेशा देश के साथ खड़ा होता है, उसे स्टेट बना के काम करे, जिहाद की कमर टूट जाए। अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार आपने अपने इस संघर्ष के माध्यम से इस बड़े रैकेट इस लैंड जिहाद की कलाई खोली और जम्मू कश्मीर के लाखों गरीब लोगों की ज़मीन को बड़े भेड़ियों से बचाने का काम किया। आप एकजुट जम्मू के माध्यम से कार्य करते रहे। साथ ही आपका ये भी आभार कि आपने अपना बेहद कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। उसके लिए भी हम अपने दर्शकों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो भी एकजुट जम्मू और अंकुर शर्मा जी की इस बुलंद साहसिक आवाज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस जिहाद का आगे भी ऐसे ही पर्दाफाश होता रहे। रंग दे बसंती की पूरी टीम को और रंग दे बसंती के सब्सक्राइबर्स को, पूरे दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। रंग दे बसंती जिस तरीके से राष्ट्रवाद को लेकर आगे काम कर रहा है, देश को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, मेरा आपसे निवेदन है कि रंग दे बसंती चैनल को अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशंस और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। रंग दे बसंती जिस तरीके से देश को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है, मैं नतमस्तक हूं इनके सामने, और यही उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से रंग दे बसंती सदा सदा के लिए अपने कार्यक्रम आगे चलाता रहेगा, जिससे देश मजबूत होगा। देश की वो अनसुनी आवाजें जो संघर्ष कर रही हैं देश को मजबूत बनाने के लिए, उन्हें भी आवाज मिलेगी। राष्ट्रवाद की एक आवाज रंग दे बसंती को अधिक से अधिक संख्या में सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।